आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री खदान में अवैध शराब पर वार, 4 शराब कोचिया गिरफ्तार, अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आदिवासी छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, एकलव्य स्कूल बना चिंता का केंद्र, सिस्टम की चूक, बच्चियों की हालत गंभीर, एकलव्य स्कूल में फिनाइल कैन। टांका घर कर्मचारी हड़ताल पर, 4 महीने से बकाया वेतन, कर्मचारी बोले बिना वेतन काम पर नहीं लौटेंगे। बालिकाओं ने जिला स्तर पर बाजी मारी, बसंतपुर की टीम बनी कबड्डी चैंपियन, बकरकट्टा वनांचल का बसंतपुर जिला विजेता। श्रद्धांजलि योजना में मदद बढ़ी, अंतिम संस्कार के लिए 2500 रुपए की सहायता, सरकार ने वित्तीय सहायता बढ़ाई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राजनांदगांव जिले के भर्रे गांव से सुरगी तक एक विशेष पदयात्रा आयोजित कर मनरेगा बचाओ आंदोलन को नई ऊर्जा दी। इस पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता, ग्रामीण मजदूर, किसान और स्थानीय नागरिकों की बड़ी भीड़ शामिल रही, जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने विरोध का स्पष्ट संदेश दिया। पदयात्रा के दौरान दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों और गरीब परिवारों की जीवन रेखा है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार इसे कमजोर करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर मजदूरी का भुगतान न होना, कार्य दिवसों में कटौती और रोजगार के अवसर कम करना सीधे तौर पर गरीब विरोधी नीतियों का परिणाम है। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों ने दीपक बैज का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें मनरेगा से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। ये संघर्ष का दिन है और हम लोग इस समय मनरेगा को बचाने के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मनरेगा को नाम बदलने के साथ इन्होंने बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोग पलायन करेंगे दूसरे राज्यों में और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार गारंटी एक ऐसी गारंटी थी जो रोजगार देने की गारंटी थी, और अगर रोजगार नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी थी और न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी थी और मजदूरी तय समय सीमा में पेमेंट करने की गारंटी थी। लेकिन ये सरकार ने मजदूरी रोजगार गारंटी को बंद कर मजदूर विरोधी सरकार है। साथ ही रोजगार गारंटी में पूरे पैसे केंद्र सरकार देती थी, लेकिन इस समय केंद्र 60 रुपए देगी और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। छुई खदान थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 4 शराब कोचियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 110 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बुड़ान भाटा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर रेड की। रेड के दौरान हिरेंद्र यादव और खिलेश यादव नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। इसी जगह पर दूसरी रेड में महेश धुर्वे और उदय धुर्वे को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कच्ची महुआ शराब और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गंडई अंतर्गत जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन साल्हेवाड़ा के ग्राम निवासपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुम्हारवाड़ा संकुल की प्राथमिक शाला बसंतपुर की बालिकाओं ने कबड्डी में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह पहली बार है जब बकरकट्टा वनांचल के छोटे से गांव बसंतपुर की टीम, जो संख्या में बहुत छोटी थी, जिले में शीर्ष स्थान पर आई है। इस अवसर पर ग्राम प्रमुख तिलक मरकाम, दर्शन मरकाम और शिक्षक उमेश संयम सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्रामीणों और शिक्षकों ने बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है और कहा है कि इस जीत से बसंतपुर के बच्चों में आत्मविश्वास और खेल भावना को नई उड़ान मिली है।
नगर के दावचौरा क्षेत्र से बहने वाली जीवनदायिनी मुस्का नदी नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण बदहाली की कगार पर पहुंच गई है। कभी स्वच्छ जल से लबालब रहने वाली यह नदी आज नालियों के गंदे पानी, शैवाल और दुर्गंध से भरी नजर आती है। दरअसल दावचौरा स्थित रपटा, जिसे स्थानीय लोग महादेव घाट के नाम से जानते हैं, आज पूरे वार्ड के नालों और आसपास की मुर्गा दुकानों से निकलने वाले अपशिष्ट का अंतिम ठिकाना बन चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस प्रदूषित पानी से न केवल वातावरण दूषित हो रहा है, बल्कि जीवन स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि मुस्का नदी आगे जाकर आमनेर नदी में मिलती है, जिसका पानी नगर में पेयजल के रूप में उपयोग होता है। समाज सेवियों द्वारा कई बार नदी की सफाई, घाट का सौंदर्यीकरण और प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। वार्ड निवासी अरुण भारद्वाज ने बताया कि महादेव घाट पर प्रतिवर्ष गंगा आरती और धार्मिक आयोजनों के बावजूद प्रशासन ने नदी संरक्षण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। स्थिति इतनी दयनीय है कि कचरा का अंबार भरा हुआ है। पूरा शहर का कचरा और गटर का पानी आप देखेंगे कि पूरा नदी में भरा हुआ है। मुख्य और भी बात है कि गटर का जो पानी है, जो जहां निर्माण किया गया है स्टाफ डैम का, उसको बंद कर दिया गया, जिसके कारण से घर घर का जो गटर का पानी है पूरा भरा हुआ है, जिससे इतने मोहल्ले में इतनी बदबू आ रही है, खड़े रहना यहाँ पर दुभर हो गया। और नगर पालिका की निष्क्रियता देखिए कि आज के 2 महीने बाद गर्मी शुरू होने वाली है और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि नदी संरक्षण के बारे में बहुत सारी बात तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई विचार नहीं, कोई गंभीर कदम नहीं उठाते और नगर पालिका निष्क्रियता के कारण आज गंदगी का आलम पूरा भरा हुआ है। राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में सहायक शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और हड़ताल की। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक कलेक्ट्रेट के सामने स्थित फ्लाईओवर के नीचे धरने पर बैठ गए। इस आंदोलन की पूर्व सूचना प्रशासन को दी जा चुकी थी। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांगे कई वर्षों से लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रमुख मांगों में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, वेतन विसंगति दूर करना और वीएसके ऐप के माध्यम से उपस्थिति व्यवस्था को बंद करना शामिल है। सहायक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आज का आंदोलन केवल 1 दिवसीय चेतावनी हड़ताल है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आगामी दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ये हड़ताल हमारी मांगे पूरी नहीं होने के कारण किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत मांग थी, 4 सूत्री मांग है हमारी, जो आज तक अभी तक पूरी नहीं की है शासन ने। इसके कारण हम लोग को इस हड़ताल पे आज हमको बैठना पड़ा है और ये हड़ताल हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक चलते रहेगी। अगर वो मांग वो पूरी कर दिए तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग आगे बहुत बढ़ाने वाले इस हड़ताल को। जैसे प्रथम नियुक्ति सेवा गणना से हमारी मांगे है कि वो प्रथम नियुक्ति से सभी का क्रमोन्नत वेतनमान दे। इस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि वो शासन हमारी मोदी की गारंटी के तहत सभी को लाभ दिया जाए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय निर्देशानुसार जिला स्तरीय धरना का प्रयोजन किया गया है। मुख्य रूप से हमारी 4 मांगे हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतन दिया जाए, समस्त एलवी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतन दिया जाए, टीटी की अनिवार्यता समाप्त किया जाए और वीएसके ऐप जो है वो स्वयं के मोबाइल में जो प्रक्रिया है उसका विरोध करते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए डिवाइस प्रदान करे या मोबाइल प्रदान करे। इन सब मांगों के लिए हम आज यहाँ पर जिला स्तरीय धरना में उपस्थित हुए हैं। सरकार ने कुछ वर्ष पहले हमें एक टेबलेट दिया था, हर स्कूलों में एक टेबलेट दिया था जिसमें करोड़ों का बजट आया था। उस करोड़ों का बजट आया था, लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है कि सरकार ये बोलती है कि अपने मोबाइल में आप वीएसके ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड का जमाना चल रहा है और बहुत सारे लोगों के मोबाइल के द्वारा मतलब विभिन्न ऐपों के द्वारा फ्रॉड हो चुका है, लोगों के पैसे उड़ चुके हैं। तो हमारा शासन से यही विनती है कि जो पहले टेबलेट दिया था उसी टेबलेट को निकाले, उसको अपडेट कराए, उसमें वीएसके ऐप डाउनलोड करे या अन्य किसी प्रकार के साधनों से हमारी अटेंडेंस ले, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन में किसी भी प्रकार से ले। लेकिन हमारा विरोध इस प्रकार का है कि हमारा जो मोबाइल है उस मोबाइल से हम ये चाहते हैं कि उस मोबाइल से हमारा वीएसके ऐप डाउनलोड ना कराए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव नगर निगम के टांका घर में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 4 महीनों से वेतन और ईपीएफ की राशि न मिलने के कारण कर्मचारियों का कहना है कि परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के टांका घर में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके समान रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि वे नगर निगम में दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। इसमें नाली निर्माण, पानी की टंकी की सफाई और अन्य सफाई से जुड़े काम शामिल है। बावजूद इसके न तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और न ही ईपीएफ की राशि जमा की जा रही है। वहीं हड़ताल की वजह से नगर निगम से जुड़े कई काम प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक बकाया वेतन और ईपीएफ की समस्या का समाधान नहीं होता, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हम यहाँ इस मांग की वजह से हम यहाँ सभी हमारे साथीगण एक साथ और एकजुटता के साथ यहाँ उपस्थित हुए कि हमारे ना अक्टूबर से माह से लेकर अभी तक जो जनवरी है, लगभग ये 4था महीना रनिंग में है, हम लोग का ना अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। हमारा मेन उद्देश्य वही है कि हमारा समय में पेमेंट किया जाए और अभी कम से कम हम लोग का 3 महीने का जो पेमेंट रुका हुआ है वो कम से कम अगर दे दे तो हम काम पुनः चालू कर देंगे। हमारा सिर्फ मांग वही है कि हमारा समय टू समय पेमेंट हो। लगभग 3 माह का तनख्वाह का और ईपीएफ पुराना ईपीएफ ठेकेदार पुराना ठेकेदार है ना, वो अभी तक पैसा जमा नहीं किया है, लगभग 2 साल का। बस यही हम लोगों को 2 मांग है मुख्य रूप से। आप लोग ठेकेदार से बात किए थे, क्या बोले? हाँ, बात करते हैं, कभी कभी फोन लगाते हैं तो बोलते हैं मैं नगद दे दूंगा पैसा, तो कभी 3-3 महीने का जमा करूंगा, ऐसा करके लगातार घुमा रहे हैं। शिक्षक नगर राजनांदगांव में 21 वर्षीय युवक अमित भोसिक की आत्महत्या के 21 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में गहरी नाराजगी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने और मामले को टालने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या से पहले अमित भोसिक को कुछ व्यक्तियों द्वारा लगातार मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही थी। इस संबंध में पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य प्रमाण सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिवार ने बताया कि घटना के बाद जब वे थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो प्रारंभिक तौर पर सहयोग नहीं मिला। सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 21 दिन बाद भी उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। भाई ने 27 दिसंबर को आत्महत्या की अपने ही घर पे। आत्महत्या से पहले उसने मेरे को मैसेज किया था, व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें उसमें लिखा है कि लड़की किंजल ठावरे और लड़का आमीन कुरैशी जो उसको परेशान कर रहे थे, माइंड स्ट्रेस दे रहे थे, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया है। पैसों के लेन देन का बात भी है, जिस रिकॉर्डिंग में उस रिकॉर्डिंग में बताया है कि मैंने लड़की को आईफोन दिलाया है। लड़का उसको बोल रहा है कि तू उस लड़की को खुश रख, वो जो बोलती है वो कर। तो मेरे भाई ने बोला भी है कि वो जैसा बोली है उसकी हर ख्वाहिशें पूरी किया हूँ मैं, वो जैसा बोली है सब दिया हूँ मैं, उसको आईफोन भी दिलाया हूँ। उसके बावजूद भी वो लड़की उसको टॉर्चर कर रही थी, जिसके कारण वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसमें राजनीतिक दबाव तो है। पता चला है कि लड़के के पिताजी भाजपा के नेता थे, अकरम कुरैशी, जिनके हस्तक्षेप के कारण आज एफआईआर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की श्रद्धांजलि योजना और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत अब परिवारों को अंतिम संस्कार में मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत देने वाला साबित होगा।
आपको बता दें कि पहले श्रद्धांजलि योजना के तहत 2,000 रुपए और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20,000 रुपए तक की राशि दी जाती थी। इस विषय पर निगम आयुक्त ने बताया कि नई प्रावधानों के अनुसार श्रद्धांजलि योजना में अब वित्तीय सहायता बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है, ताकि परिवारों को और अधिक आर्थिक मदद मिल सके। आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि पिछले वर्ष उनके कार्यालय में 645 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 455 आवेदन का निपटान कर दिया गया है, जबकि आवेदन अभी भी पेंडिंग में है। निगम आयुक्त ने कहा कि पेंडिंग आवेदन भी नए प्रावधान के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रदान की जाएगी। श्रद्धांजलि योजना अंतर्गत नगर निगम से में विगत लगभग 1 वर्ष में हमारे पास 645 आवेदन आए थे, जिसमें 455 आवेदनों में हम लोगों ने निराकरण करके उनके परिजनों को जो सहायता राशि है वो दे दिया है, और 190 आवेदन और अभी हमारे पास वितरण किया जाना शेष है, जिसमें जो नया प्रावधान है उसमें 2,500 रुपये प्रति परिवार प्रति व्यक्ति के मान से दिया जाना है, तो वो भी हम दे रहे हैं अब आगामी जो प्रावधान है उसके साथ। केंद्र सरकार की जिस एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना को आदिवासी बच्चों के लिए सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की गारंटी बताया जाता है, आज वही योजना खुद सवालों के कटघरे में खड़ी है। आदिवासी छात्राओं द्वारा फिनाइल पीने जैसी घटनाएं न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोल रही हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कहीं सिस्टम की लापरवाही इन मासूम जिंदगियों को अंदर ही अंदर तोड़ तो नहीं रही। मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में अस्थायी रूप से संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां आदिवासी छात्राओं के साथ मारपीट की शिकायतों के बीच 1 सप्ताह के भीतर 2 छात्राओं द्वारा फिनाइल पीने की गंभीर घटना सामने आई है। छात्राओं की हालत बिगड़ते ही उन्हें तत्काल अंबागढ़ चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय के प्राचार्य और वार्डन को हटा दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है, जो छात्राओं के पास प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने और स्कूल की प्रबंधन व्यवस्था की जांच कर रही है। कुछ शिक्षकों पर मारपीट के आरोप सामने आने के बाद नोटिस जारी किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिनाइल पीने की घटना की जांच में पारिवारिक दबाव की बात भी सामने आई है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की संभावित लापरवाहियों को लेकर भी जांच जारी है, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्राचार्य और वार्डन को हटाना या नोटिस जारी करना ही पर्याप्त है? क्या इससे उन मासूम बच्चियों के मानसिक और भावनात्मक जख्म भर पाएंगे? बच्चियों ने वहां पर फिनाइल पी लिया था, ऐसी शिकायत आई। हालांकि वो दोनों बच्चे अभी स्टेबल हैं और ऐसा हुआ, हम लोगों ने एक टीम भी गठित की है अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में। उस दल ने जाकर करके पूरा रिपोर्ट लेकर आए, उसमें जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन पे हमने कार्रवाई भी करी, उनको रिमूव कर दिया वहां से। और साथ में हम लोगों ने एक अलग से भी गठन किया है दल का, जो जाकर के देख रही है कि वहां पे बच्चों के पास भी तो कोई ऐसे सामान नहीं रखे हुए हैं जो कि नहीं रखने चाहिए उनको, जैसे मोबाइल फोन्स हैं या अन्य कोई ऐसी चीजें जिससे कि नुकसान हो सकता है। और वहाँ की प्रबंधन व्यवस्था और जो भी उचित व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट ले लिया और उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर ठीक भी कराएंगे। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, समिति प्रबंधक और डेटा एंट्री ऑपरेटरों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन का महत्वपूर्ण काम है और इसे पूरी प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने यह भी कहा कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कोचियों और बिचौलियों द्वारा धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सघन निरीक्षण किया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दी जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सजग और ईमानदारी से कार्य करने का और अवैध धान खपाने वाले कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।